ट्रूथ लाइज इन यूनिटी। मुझे याद आ रहा है, माँ से एक बार पूछा था स्कूल के टीचर्स ने कि बच्चों को आध्यात्मिक विषय कैसे पढ़ाया जाए, अलग क्लास ली जाए क्या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। माता जी बहुत फोर्सफुली कहती हैं, फिर से वही डिवीजन, ये मटेरियल है वो स्पिरिचुअल है, अगेन एंड अगेन। कहती हैं हर चीज को देखने की एक मटेरियल दृष्टि है और हर चीज को देखने की एक आध्यात्मिक दृष्टि है, और ट्रूथ इन दोनों की यूनियन में लाई करता है, यूनाइटिंग मैटर एंड स्पिरिट, वर्ल्ड एंड गॉड, सोल एंड नेचर। और वही चीज हम सावित्री में पाते हैं कि स्पिरिचुअल दृष्टि से ये संसार कैसा दिखता है। हम लोग जहाँ रुके थे वो एक प्रकार से किंगडम्स ऑफ लिटिल लाइफ का चरम उत्कर्ष तक श्री अरविंद ले जाते हैं कि किस प्रकार से शुद्रता जो एक जीवाणु में प्रकट होती है, मनुष्य तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, एक छाया बनकर उसके साथ साथ चलती है। और अंत में ये कहते हैं कि यदि वास्तव में ये शुद्रता ही, एक शुद्र मनुष्य ही अल्टीमेट है, बहुत लोग कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति की अल्टीमेट रचना है, तो श्री अरविंद कहते हैं वास्तव में अगर यही चरम उत्कर्ष है तो विधाता, सृष्टिकर्ता, उसकी बुद्धि, उसके संकल्प, उसकी सोच, इस पर हम लोगों को डाउट करना पड़ेगा कि वास्तव में यही चरम उत्कर्ष है, क्या यही वो बना सकता है, इससे आगे कुछ सोच नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, पेज 166। ही इज द क्राउन ऑफ ऑल दैट हैज बीन डन। यहां एक व्यंग है, मनुष्य कहता है मैं सबसे ऊपर हूं, और बहुत से आध्यात्मिक मार्ग भी यही बताते हैं कि सबसे ऊंची कृति भगवान की मनुष्य है। वास्तव में अगर मैन अल्टीमेट फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो भगवान की सृजनात्मकता पर संदेह होने लगता है, क्योंकि मनुष्य इज वेरी फार फ्रॉम परफेक्शन। दस इज क्रिएशंस लेबर जस्टिफाइड। यहां भी एक व्यंग है कि बिलियन ईयर्स के बाद मनुष्य बस इतना ही, दिस इज द वर्ल्ड्स रिजल्ट, नेचर्स लास्ट पॉइज, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहां पर श्री अरविंद एक बहुत हल्का सा व्यंग करते हैं उस सोच पर जो कहती है कि मनुष्य सर्वोत्कृष्ट कृति है भगवान की। अब यदि वास्तव में मनुष्य सर्वोत्कृष्ट कृति है, जैसा कि लोग बताते हैं कुछ लोग, तो फिर किस तरह की फिलॉसफी नेचुरली निकलती है, वहां इसका वर्णन है। एंड इफ दिस वेयर ऑल एंड नथिंग मोर वेयर मेंट, इफ व्हाट नाउ सीम्स वेयर द होल ऑफ व्हाट मस्ट बी, इफ दिस वेयर नॉट ए स्टेट थ्रू विच वी पास ऑन अवर रोड फ्रॉम मैटर टू इटर्नल सेल्फ, to the light that made the worlds, the cause of things, well might interpret our mind's limited view, existence as an accident in time. बहुत से लोग कहते हैं कि ये संसार कैसे रचना हुई, ये तो एक एक्सीडेंट है, एक माया है, किसी तरह ये आ गया और इसे निर्वाण में भाग जाना यही बस अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, एक सीमित दृष्टि से अगर हम ये सोचे कि मनुष्य से ऊपर कुछ और नहीं है, मनुष्य भगवान की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है और रचना है, तो और यदि ये एक पैसेज नहीं है, अगर हम ये माने कि मनुष्य एक पैसेज है, जैसे बंदर एक पैसेज है चतुष्पाद पशु का मनुष्य की ओर आने के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य यदि एक पैसेज नहीं है किसी और रचना के आने के लिए, तब ये मानना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में ये जो सृष्टि है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये वास्तव में एक एक्सीडेंट है। कहीं गलती से भगवान ने कोई गलती कर दी और उस गलती के कारण अचानक ये प्रकट हो गया। और यदि ऐसा है तो नेचुरली ये मानना पड़ेगा कि शायद ये सब कुछ एक परिकल्पना है, एक इल्यूजन है। लेकिन श्री अरविंद बार बार कहते हैं वेल माइट इंटरप्रेट आवर माइंड्स लिमिटेड व्यू। इसीलिए सावित्री को कोट करना बहुत बार मिस कोट, करेक्ट कोट होते हुए भी मिस कोट होता है। एक बार मैंने सावित्री का एक कोटेशन पढ़ा कहीं पर जिसको प्रॉपर डिस्प्ले किया जा रहा था
लेकिन वास्तव में वो टाइटन की वॉइस थी, ट्रिपल सोल फोर्सेस में टाइटन की वॉइस. नाउ टाइटन की वॉइस कैन नॉट बी टेकन एज श्री अरबिंदोज व्यू ऑन थिंग्स, इट इज द वॉइस ऑफ द टाइटन. जैसे लोग पुराने समय में रामायण को कोट करते थे, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी. ढोल गवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, शूद्र जो जाति में निम्न कोटि का है, पशु और नारी, इनको केवल ताड़ना देनी चाहिए. तो मैं छोटा था जब ये सुना तो मुझे बहुत क्रोध आया कि या तो रामायण लिखने वाला गलत है, ये सच है तो रामायण नहीं पढ़ूंगा, या इसका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो बाद में देखा कि रावण के मुख से ये वाणी निकलती है, तो नेचुरली वो रावण तो ऐसा कहेगा ही. कंटेक्स्ट क्या है कि बंदर को देख करके कह रहा है कि ये बंदर को पूंछ में आग लगाओगे, मारोगे, पीटोगे, तभी ये सीखेगा. और इट वॉज कोटेड एज दी ऑथेंटिक व्यू ऑफ रामायणा. सो उसी प्रकार से सावित्री बहुत बार मिसकोट होती है. अब इस लाइंस को हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि अरे श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं, एग्जिस्टेंस इज एन एक्सीडेंट इन टाइम. श्री अरविंद नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारे मन की सीमित दृष्टि अगर मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट मान ले तब ये लॉजिकल कंक्लूजन निकालेगी. एग्जिस्टेंस एज एन एक्सीडेंट इन टाइम, इल्यूजन और फेनोमेनन और फ्रीक. ये संसार फिर ये मानना पड़ेगा कि एक इल्यूजन है, पता नहीं कहां से आ गया, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, या मात्र एक अपीयरेंस है, या फ्रीक. फ्रीक शब्द बहुत अद्भुत है और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि जिसको हम एक अद्भुत सी चीज जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता. द पैराडॉक्स ऑफ ए क्रिएटिव थॉट. भगवान क्रिएटिव तो हैं, लेकिन उन्होंने जो रचना की वो बड़ी अद्भुत है, विचित्र है. पैराडॉक्स विच मूव्स बिटवीन अनरियल ऑपोजिट्स, inanimate force struggling to feel and know, matter that chance to read itself by mind, in conscience monstrously engendering soul. तो इसमें विचित्र बात क्या है? विचित्र बात यह है कि अगर हम जड़ तत्व से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको लगता है भगवान कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, मात्र एक कल्पना है. और यदि हम आत्म तत्व से आइडेंटिफाई करते हैं तो लगता है ये सारा संसार जो है ये मात्र एक कल्पना है, एक छलावा है. तो मूव्स बिटवीन द पैराडॉक्स ऑफ ए क्रिएटिव थॉट. जिसने ऐसी रचना की जिसमें अगर आप इधर खड़े होते हो तो वो अनरियल लगने लगता है, उधर चले जाते हो तो ये अनरियल लगने लगता है. फिर आगे श्री अरविंद कहते हैं कि वास्तव में मन जब देखता है इस संसार को और उस विधाता को बीच में खड़ा होकर, अल्टीमेट ट्रूथ पर पहुंच कर नहीं, बीच में खड़ा होकर, तो वो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा? एट टाइम्स ऑल लुक्स अनरियल एंड रिमोट. कभी कभी सब कुछ लगता है कि रियल नहीं है, दूर, कहीं दूर घटना कोई घट रही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है. ये मायावाद का एक्चुअल एक्सपीरियंस है जो व्यक्तियों को हो सकता है. कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीति नहीं, उस समय का सत्य होता है कि सब कुछ बहुत दूर है, किसी स्क्रीन पर हो रहा है, रियलिटी नहीं है. ऐसा एक्सपीरियंस भी संभव है. वी सीम टू लिव इन ए फिक्शन ऑफ अवर थॉट्स, पीस्ड फ्रॉम सेंसेशंस, फैंसीफुल ट्रेवलर्स टेल, और कॉट ऑन द फिल्म ऑफ द रिकॉर्डिंग ब्रेन, ए फिगमेंट और सर्कमस्टेंस इन कॉस्मिक स्लीप. हम लोग कहते हैं ये सच है, ये सच है, लेकिन वास्तव में हमारी सेंसेस ने ये सब रचना कर दी. ये एक व्यू है और अपने आप में इसका एक अपना सत्य है कि सेंसेस सीमा दे देती है असीम को, और उस प्रकार से हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ को नहीं देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं. तो जितना हमारी रेंज है उसके अंदर हमको लगता है ये चीज़ें अलग 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 सच हैं. पर वास्तव में अगर हमारी दृष्टि सब स्पंदनों को देख पाती, सब ऊर्जा को महसूस कर पाती, सुन पाती, तो संसार अलग लगता. और साथ में ब्रेन उसमें एक मीनिंग डाल देता है और रिकॉर्ड कर लेता है. लगता है कि ये संसार ऐसे ही कुछ बना है. ए somnambulist walking under the moon, an image of ego treads through an ignorant dream, counting the moments of a spectral time. मानो हम लोग एक स्वप्न देख रहे हैं. सोमनाम्बुलिस्ट
जो नींद में चलने की जिनको बीमारी होती है, आदत होती है, उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनोलेंस। सोम ये जो वर्ड है ये स्लीप से रिलेटेड है, और एम्बुलेंस, एम्बुलेटरी, चलना, तो नींद में चलना। तो एक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो हम लोग नींद में चल रहे हैं। क्यों? हम लोग अनकॉन्शियस हैं, जो रियल चीज़ है उसके प्रति अनकॉन्शियस हैं। तो एक दृष्टि से लगता है कि नींद में हम लोग चल रहे हैं, और नींद में जब आदमी चलता है तो स्वप्न देखता है, स्वप्न को देख रहे हैं एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट को। इन ए फॉल्स पर्सपेक्टिव ऑफ इफेक्ट एंड कॉज, बहुत बहुत गहरी लाइन है ये। एक दृष्टि से सब कॉज इफेक्ट जो है वो बिल्कुल फॉल्स हैं, और इसको हम एक सीमित तरह से समझ भी सकते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर ये पहले भी इसकी एनालॉजी हुई है, लेकिन अगर हम लोग समझें तो कोई पूछता है कि क्यों एक्सीडेंट हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं साइकिल में जा रहा था, सामने से एक स्कूटर आ गया और पता नहीं मैं घबरा गया या जो भी है, मैं गिर पड़ा, चोट लग गई। ये कॉज क्या था? स्कूटर का आना, साइकिल का हिलना, गिर पड़ना। अब आप थोड़ा और विस्तार में जाइए तो आप देखेंगे दो लेवल पर डिफरेंट कॉज ऑपरेट कर रहे हैं। एक, वो क्यों घबराया, रोज नहीं घबराता था, आज घबरा गया, घबराने की आदत है तो क्यों है। दूसरा, वो घर से अगर 2 मिनट बाद में निकलता या 2 मिनट पहले निकलता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। इस तरह करके अगर हम बिल्कुल पीछे चलते चले जाएं गहराई में, तो हम अंत में देखेंगे कि कोई कॉज इफेक्ट नहीं होता है। ये एक बहुत गहरा सत्य है, लेकिन इस दृष्टि से हम लोग जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पर कॉज इफेक्ट जानना जरूरी होता है। किसी ने खलील जिब्रान की एक कहानी है, तो उसमें आता है कि एक व्यक्ति था, उसका बच्चे का असमय मृत्यु हो गई, तो उसने एक वैद्य को बुलाया, पूछा मृत्यु क्यों हो गई। तो वैद्य ने कहा छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे से भी छोटे, और उनके अटैक के कारण इस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो बोला ये कैसा विधान है। उसने फिर पंडित को बुलाया, कहता है अति 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 विशाल भगवान है, अनंत, उनकी मर्जी के कारण उसकी डेथ हो गई। तो कहता है कि अति विशाल अनंत और सबसे छोटे शांत, इन दोनों के बीच में पता नहीं मेरे बच्चे को किसने ले लिया, और मैं ढूंढ रहा हूं कि क्या कारण है। सो देयर इज ए डिपेंड्स। हम कारण इस लेवल पर देख सकते हैं, अल्टीमेट लेवल पर देख सकते हैं। इसीलिए ओरिजिनल कॉज हर चीज को सुप्रामेंटल उसको कहा गया है, कारण शरीर, बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल कॉज, बिकॉज हर चीज का वूम्ब वो है। इन ए फॉल्स पर्सपेक्टिव ऑफ इफेक्ट एंड कॉज, हमारा पर्सपेक्टिव ही गलत है। ट्रस्टिंग टू ए स्पेशियस प्रॉस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड स्पेस, इट ड्रिफ्ट्स इंसेसेंटली फ्रॉम सीन टू सीन। नदी की एक लहर आती है, दो चीजें पास में रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इसका कारण है या वो इसका कारण है, परंतु वो लहर जो टाइम की आई है वो दो चीजों को पास ले आई है। एक दूसरी लहर आएगी टाइम की, इट में ड्रिफ्ट अपार्ट, और तब व्यक्ति वंडर करेगा कि ये क्यों, किंतु दैट इज ए सेकेंड वेव ऑफ टाइम। सो इट ड्रिफ्ट्स इंसेसेंटली फ्रॉम सीन टू सीन, विदर इट नोज नॉट टू व्हाट फैबुलस वर्ड्स। लेकिन ये यात्रा कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, ये कोई नहीं जानता। समुद्र के बीच में, वो स्टोरी देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, वो बेचारे को केवल ये कि मुझे किनारा मिल जाए, लेकिन कौन सा किनारा, कौन सा देश, कहाँ, कुछ नहीं मालूम है उसको। कुछ इस तरह हमारी यात्रा है। हमारे ही अंदर शेर भी है, टाइगर, और हमारे ही अंदर वो चिंपैंजी भी है, और हमारे ही अंदर सीकर भी है, और वो बोट में हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं, अपने ही अंदर युद्ध लड़ रहे हैं। पूरी स्टोरी बड़ी सिंबॉलिक है। Whither it knows not to what fabulous words, all here is dreamed or doubtfully exists. But who the dreamer is and whence he looks is still unknown or only a shadowy guess. इस फिल्म में बड़ी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है, जब वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, इतने दिन से 227 दिन से भूखा है, और प्यास से बिल्कुल तब वो उस समय उसको समझ नहीं आता है, स्वप्न और रियलिटी, फिजिकल रियलिटी दोनों मिलने लगती हैं, और
जिस सहजता से वो चीते को, वो टाइगर को अपने गोद में लेकर के पुचकारता है, बिल्कुल जैसे वो अपना आदमी हो. इट इज ए वेरी टचिंग सीन कि एक अवस्था आती है जहां स्वप्न जगत और बाहरी जगत मिलने लगते हैं, एक वननेस आ जाती है. वो ये सोच के नहीं कि ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. वो उस समय बड़े सहजता से उसको लेके अपने गोद में ले आता है. बिकॉज दैट इज ए पॉइंट वेयर ड्रीम एंड रियलिटी बिगिंस टू मीट, क्योंकि वो बिल्कुल भौतिक जगत में से दूर उसकी चेतना कहीं जा रही है. तो श्री अरविंद कहते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये सब कुछ स्वप्न है, लेकिन तब प्रश्न उठता है स्वप्न देख कौन रहा है, दृष्टा कौन है. ये एकदम एक उपनिषद में ये एक लॉजिक है. बट हु द ड्रीमर इज एंड व्हेंस ही लुक्स इज स्टिल अननोन और ओनली ए शैडोई गेस. लेकिन कौन स्वप्न देख रहा है ये कोई नहीं जानता. लेकिन एक दूसरी दृष्टि हो सकती है. अब श्री अरविंद हम लोगों को अपग्रेड कर रहे हैं कि ये तो एक दृष्टि है, सीमित दृष्टि है अगर हम मन से देखें. लेकिन दूसरी दृष्टि है, और द वर्ल्ड इज रियल बट आवर सेल्व्स टू स्मॉल. एक दूसरी दृष्टि है कि पूरा संसार भगवान ने बनाया मनुष्य को खेलने के लिए. सारी ऊर्जाएं, सारी फोर्सेस, गॉड्स, डेमन, सब कुछ खेलने के लिए. यहां तक कि मृत्यु. जब श्री अरविंद सावित्री में एक जगह चैत्य सत्ता का वर्णन करते हैं, चैत्य सत्ता का भाव क्या होता है जीवन के प्रति, तो श्री अरविंद कहते हैं टू प्ले एट बॉल विथ टाइम एंड सर्कमस्टेंस. खेल खेलता है किस चीज के साथ? काल की गति के साथ, सर्कमस्टेंस के साथ. अच्छा ये सर्कमस्टेंस है, चलो इसको बदला जाए, चेंज किया जाए. अगर उसके सामने भाग्य आएगा तो बोलेगा वाह चलो खेल खेलेंगे. मृत्यु आएगी तो बोलेगा आह मजा आ गया, आज बड़ा अच्छा खेल होगा. क्यों? मृत्यु खड़ी है सामने. तो ये चैत्य का भाव है. लेकिन आमतौर पर व्यक्ति भयभीत, संसार बहुत बड़ा है, अरे इसमें निकलना बहुत भयानक है, पॉइजन है, कहीं जा करके ये ना हो जाए वो ना हो जाए. तो श्री अरविंद कहते हैं एक दूसरी दृष्टि है जिससे अगर हम देखें तो शायद ये संसार बहुत विशाल है और हम बहुत छोटे हैं. इनसफिशिएंट फॉर द माइटीनेस ऑफ अवर स्टेज. मानो एक बहुत बड़े स्टेज पे एक छोटा सा बीइंग. एक पिक्चर आई है मक्खी. तो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है कि एक छोटी सी मक्खी को ऐसे वो दिखाते हैं मानो उसमें सब कुछ मानवीय हो. इट इज एन अमेजिंग फिल्म जिसमें एक छोटे से उसमें उन्होंने सब कुछ मानवीय दे दिया है. एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक मैक्रोस्कोपिक दृष्टि. अगर एक दृष्टि से हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी छोटी छोटी चींटी के समान इस विशाल विश्व में विचरण कर रहे हैं. ये स्टेज बहुत बड़ा है हमारे लिए. ए थिन लाइफ कर्व क्रॉसेज द टाइटन वर्ल्ड of the orbit of a soulless universe, and in the belly of the sparse rolling mass, a mind looks out from a small casual globe and wonders what itself and all things are. तो एक दूसरी दृष्टि है जब हम, वो भी सीमित दृष्टि है माइंड की ही, वो आत्म तत्व को नहीं जानती, सृष्टि के पीछे छिपे भागवत संकल्प को नहीं देखती. तो कहती इतने विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य इतना छोटा. अगर आप विशाल करते जाएं स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके यूनिवर्स को, तो मनुष्य तो क्या, पृथ्वी, अगर आप सोलर सिस्टम के बाहर निकले तो पृथ्वी एक डॉट के समान दिखाई देती है. थोड़ा और उसके बाहर चले गए तो दिखाई नहीं देती, आपको खोजना पड़ेगा पृथ्वी है कहाँ, डॉट भी नहीं है. उस डॉट पर मनुष्य जो पृथ्वी के अनुपात में कितना छोटा है, वो भी एक दृष्टि है. लेकिन ये भी एक सीमित दृष्टि है. जो रियल ट्रूथ है वो बाद में श्री अरविंद बताएंगे. दैट स्ट्रेंजली हैज फॉर्म्ड एंड येट टू सम इंटर्न सब्जेक्टिव साइट, दैट स्ट्रेंजली हैज फॉर्म्ड इन मैटर्स साइटलेस स्टफ, ए पॉइंटिलेज माइन्यूट ऑफ लिटिल सेल्फ टेक्स फिगर एज वर्ल्ड बीइंग्स कॉन्शियस बेस. Such is our scene in the half light below. कहते हैं लेकिन फिर भी ना जाने क्या बात है कि मनुष्य के अंदर कोई सब्जेक्टिव, एक व्यक्तिगत एक भाव, एक अंतर्दृष्टि है. और उस अंतर्दृष्टि में उसको लगता है कि ये तो मात्र एक फिगर है, जो रियलिटी है वो कुछ और है, इससे कहीं विशाल है. ये मैटर के अंदर विकास होते होते इस लेवल तक हम लोग पहुंच गए हैं.
दिस इज द साइन ऑफ मैटर्स इन्फिनिट, दिस द वियर्ड पर्पट ऑफ द पिक्चर्स शोन, टू साइंस द जायंटेस मेजरर ऑफ हर फील. माइंड के आधार पर जो विज्ञान है, उस दृष्टि में वो एक जायंटेस श्री अरविंद बताते हैं, जो इस यूनिवर्स को माप रही है. और मापते मापते वो एक एक चरण लेके, जायंटेस क्यों है? साइंस ने क्या किया है, एक चरण पृथ्वी पर, दूसरा चरण चंद्रमा पर, तीसरा चरण मंगल ग्रह पर, ऐसे वो चलती है और देखती है कि वहाँ क्या है. दिस इज जायंटेस. और मेजर करती है कि दोनों का डिस्टेंस. लेकिन उसकी दृष्टि में मनुष्य क्या नहीं मिलेगा? एक कीटाणु के समान. एज शी पोर्स ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हर क्लोज सर्वे and mathematizes her huge external world to reason bound within the circle of sense or in thought's broad impalpable exchange, a speculator in tenuous vast ideas, abstractions in the void, her currency, we know not with what firm values for its base. विज्ञान जब मेजर करता रहता है, करते 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 अंत में उससे पूछा जाए अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, तो वो एक मेंटल एब्स्ट्रैक्शन होगा, एक एनर्जी. अब वो एनर्जी क्या है? अब आप कल्पना करते रहिए. एक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है. अब वो एनर्जी कैसे ये सब बन गई? इट इज ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन. अंत में मनुष्य क्या है? पानी के ऊपर एक बुलबुला. ये विज्ञान का व्यू है, श्री अरविंद का व्यू नहीं है. दिस इज द व्यू ऑफ लिमिटेड माइंड, कि मनुष्य क्या है? काल के समुद्र पर उठने वाला एक बबल जो कोलैप्स कर जाता है. इस व्यू से अगर हम चलेंगे तो हम लोग का गोल क्या होगा? निर्वाण, मायावाद. लेकिन हम लोगों का वो गोल नहीं है, इसलिए श्री अरविंद हम लोग को आगे का व्यू बताएंगे. इस बैंक्रप्सी में, बैंक्रप्सी मतलब अगर वास्तव में विज्ञान अल्टीमेट है और माइंड का ये व्यू अल्टीमेट है, तो इस संसार में कोई भी चीज की वैल्यू नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आप विज्ञान को पूछेंगे प्रेम क्या है, तो प्रेम वो तो दिमाग के अंदर एक नस है, वो हिल जाती है, तो मनुष्य इसको एक्सपीरियंस करता है. प्रकाश क्या है? वो एक दूसरा एबरेशन है दिमाग में. अच्छा, आनंद क्या है? वो एक दिमाग में एक स्विच है, ढीला हो जाता है तो लोग आनंद अनुभव करने लगते हैं. क्योंकि इसी तरह विज्ञान संसार को समझाएगा. तो फिर पूछो वैल्यू, यही चीजें तो मनुष्य वैल्यू करता है, प्रेम, प्रकाश, आनंद, ज्ञान. विज्ञान कहता है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये दिमाग के अंदर एक तार इधर से उधर हिल रहा है, दवा देके इसको ठीक कर दिया जा सकता है. पेच ढीला हो गया है, पेच कस देंगे तो आप एकदम रियल लाइफ में आ जाओगे, इन सब चीज़ों की कल्पना नहीं करोगे. तो श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज़ ए बैंक्रप्सी, यानी इसमें कोई वैल्यू नहीं है. जैसे कोई आर्टिफिशियल नोट होते थे ना बचपन में, कि वो आप 100 का नोट वो मिल जाता था बाजार से, 1 रुपये में आपको 10 100 का नोट मिल जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल. बच्चे लोग बड़े खुश होते थे कि 100 का नोट है, लेकिन वो कहीं चलेगा नहीं. तो श्री अरविंद कहते हैं बैंक्रप्सी. ओनली रिलीजन इन दिस बैंक्रप्सी प्रेजेंट्स इट्स ड्यूबियस रिचेस टू अवर हार्ट्स. तो इस बैंक्रप्ट अवस्था में रिलीजन आता है और कहता है अच्छा हम चला देंगे आपका नोट. तो आप पूछिए कहाँ चलाएंगे? ये हमारा 100 रुपये का नोट कहीं तो धरती पर चलता नहीं है. नहीं, धरती पर नहीं चलेगा. आप इस नोट को हमारे पास जमा कर दीजिए, इसका आप एक्चुअल रियल वैल्यू दूसरे लोक में जाकर आपको मिल जाएगा. कैसे? आप हमारा मत के अनुसार चलिए, हमारे स्वामी जी के पास चले आइए, या हमारे धर्म के अनुयायी बन जाइए, तो आपका ये जो बेकार का 100 रुपया का नोट है, वहाँ हम 1000 रुपया का रियल नोट के रूप में दे देंगे. तो श्री अरविंद व्यंग कर रहे हैं, ओनली रिलीजन इन दिस बैंक्रप्सी प्रेजेंट्स द ड्यूबियस रिचेस टू अवर हार्ट्स. ड्यूबियस रिचेस मिलेगा कि नहीं किसी को नहीं मालूम, स्वर्ग है कि नहीं मालूम, लेकिन स्वर्ग का प्रॉमिस जरूर है कि आपने अगर क्रिश्चियन बन गए, हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, तो हर एक रिलीजन का बोल रहा है आपको हम स्वर्ग देंगे, बाकी लोग को नहीं मिलेगा, केवल आपके लिए है. अगर आप रोज आएंगे चर्च, संडे के संडे ये किताब पढ़ेंगे, तो आपको हम स्वर्ग गारंटी करते हैं. तो ये ड्यूबियस क्योंकि मालूम नहीं वास्तव में है कि नहीं, और लाखों करोड़ों लोग चले जाते हैं. और साइंस अनप्रोविजन चेक्स ऑन द बियॉन्ड. दिस इज रियली वेरी वेरी ह्यूमरस. अनप्रोविजन चेक्स,
एक बिल्डर था जिसने हमारी बिल्डिंग बनाई, तो वो ये काम करता था, बहुत सारे लोग ये करते हैं फ्रॉड का काम। क्या फ्रॉड का काम? पहले उसने एडवांस में ले लिया, फिर काम कर नहीं रहा है, बहुत 1 महीना में होना था, 6 महीना, 1 साल, जब उसको सब तरफ से प्रेशर आने लगा तो उसने क्या किया, चेक दे दिया, अच्छा ठीक है आपने इतना पैसा लिया था, आप चेक इसको बैंक में देकर पैसा विड्रॉ कर लीजिए। जब बैंक में आप जाते हैं, कहते हैं अकाउंट में तो 2000 रुपया नहीं है, ये 20,000 का चेक कहाँ से होगा? तो इसको कैसे कहते हैं? अनप्रोविजन चेक्स टू द बियॉन्ड। रिलीजन क्या करता है? हाँ आप आगे हमारे अनुयायी बन गए, स्टैंप लग गया, हमने साइन कर दिया, अगला जन्म में निश्चित रूप से आपको निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा। अनप्रोविजन, आपको मालूम नहीं है, गारंटी नहीं है। सो our poverty shall there have its revenge, our spirits depart discarding a futile life। इससे मनुष्य को थोड़ा संतोष होता है कि इस जन्म में हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे तो जितने अमीर लोग हैं यहाँ, वहाँ पर वो गरीब बनेंगे और हम लोग वहाँ अमीर होंगे। देखिए कितना स्टूपिड थॉट है, मतलब अल्टीमेटली हम उन्हीं चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं, वास्तव में इट मेक्स नो डिफरेंस, पर हम वैल्यू वही। वहाँ पर जब आएंगे तो हम लोगों को रहने के लिए महल मिलेगा और जितने जो अमीर लोग थे वहाँ पर वो पानी भर रहे होंगे। तो आवर पॉवर्टी शैल देयर हैव इट्स रिवेंज, आवर स्पिरिट्स डिपार्ट डिस्कार्डिंग ए फ्यूटाइल लाइफ। और हमारी आत्मा इस बेकार जीवन को छोड़कर चली जाएगी। इनटू द ब्लैंक अननोन और विद देम टेक डेथ्स पासपोर्ट इनटू इमॉर्टैलिटी। कहाँ चली जाएगी? ब्लैंक अननोन, जानता कोई नहीं है, पर रिलीजन ने कम से कम एश्योरेंस दिया है। साइंस एश्योरेंस भी नहीं दे रही है। श्री अरविंद इसलिए कह रहे हैं ओनली रिलीजन इन दिस बैंकक्रप्सी। विज्ञान एश्योरेंस भी नहीं दे रही है। विज्ञान से पूछो आत्मा है, परमात्मा है, नहीं, जड़ तत्व है, केमिकल्स है, यही सब कुछ है। रिलीजन कहता है हाँ हाँ आत्मा परमात्मा है। देखा है तुमने? नहीं देखना, ये सब देखने का चीज़ नहीं है। फिर क्या करना है? आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए और ये किताब पढ़िए, हर संडे को आइए, मेडिटेशन कीजिए और अंत में आपको मृत्यु के बाद निश्चित रूप से आपको स्वर्ग में एक सीट रिजर्व होगा। तो सीट कैसे रिजर्व होगा? आपका पासपोर्ट है, उस पर हम वीसा स्टैंप कर देते हैं, आपका सीट रिजर्व हो गया। तो श्री अरविंद कहते हैं डेथ्स पासपोर्ट इनटू इमॉर्टैलिटी। वहां पर आप कभी नहीं मरोगे, हमेशा आनंद से रहोगे। तो कम से कम वो गालिब का शेर है, दिल के खिलाने को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, जन्नत इज हेवन। तो गालिब कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, होता होता कुछ नहीं है, सब लोग बोलते हैं। तो कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हाँ एक है, हेवन है, जहाँ जा कर के बहुत अच्छा लगता है, ये ख्याल बहुत अच्छा है। अब श्री अरविंद अपना व्यू बता रहे हैं। येट वॉज दिस ओनली ए प्रोविजनल स्कीम। ये सब माइंड की लिमिटेड व्यू है, ये केवल एक प्रोविजनल स्कीम है। मनुष्य तक तो भगवान ने आलाप किया है, असली म्यूजिक तो आना अभी बचा है। बहुत लोग हैं शास्त्रीय संगीत उन्होंने सुना नहीं है, पर कहते हैं बड़ा बोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि सुना नहीं है। सुना कितना है? वो शुरू में जो टू टू 1 घंटा तक चलता है, तो बोलते हैं बहुत बोरिंग है। लेकिन एक्चुअली अगर आप 6 घंटा सुने, कभी कभी क्या होता है कि वो विलंबित, उससे फिर द्रुत गति में ले जाते हैं, और एक्चुअली शास्त्रीय संगीत शुड गो टू दैट। अधिकतर तो हम लोग मध्यम में स्टार्ट करते हैं और उसमें बंद कर देते हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली शास्त्रीय संगीत, उससे मज़ा नहीं आता है। आप स्टार्ट कीजिए बहुत बहुत धीरे, वो आलाप के साथ ट्यूनिंग, फिर आप ले जाइए बढ़ते बढ़ते, जब वो द्रुत गति में आता है तो आनंद से यू विल फॉरगेट योरसेल्फ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ शास्त्रीय संगीत। वो किसी गाने में नहीं आ सकता। नो सॉन्ग कैन एवर गिव दैट डेप्थ, दैट इंटेंसिटी, दैट एक्सटेसी। पर आपको वेट करना है। तो मनुष्य तक तो केवल आलाप चल रहा है, तबला का ठोका ठोकी हो रहा है। असली म्यूजिक श्री अरविंद कहते हैं अब आना है। येट वॉज दिस ओनली ए प्रोविजनल स्कीम, ए फॉल्स अपीयरेंस स्केच्ड बाई लिमिटिंग सेंस। हम लोग बोलते हैं सृष्टि से भाग जाएंगे निर्वाण में। श्री अरविंद कहते तुम तो अभी ट्रेलर देखे हो पिक्चर का, ट्रेलर भी नहीं, शुरू में एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है, पिक्चर तो अभी स्टार्ट होना है।
माइंड्स इनसफिशिएंट सेल्फ डिस्कवरी, एन अर्ली अटेम्प्ट, ए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. ये जो दृष्टि है जो मनुष्य को, जीवन को व्यर्थ कह देती है और कहती है निर्वाण, मोक्ष या रिलीजन यही सब कुछ है, वो एक सीमित दृष्टि है. माइंड्स इनसफिशिएंट सेल्फ डिस्कवरी, एन अर्ली अटेम्प्ट, ए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. दिस वॉज ए टॉय टू अम्यूज द इन्फेंट अर्थ. ये तो खिलौने से हम लोग खेल रहे थे. बट नॉलेज एंड्स नॉट इन दीज सरफेस पावर्स. टॉय क्या है? विज्ञान. ये तो मिट्टी से खेल रहा था. लेकिन एक दूसरी दृष्टि है जिसमें वही एक शायर लिखता है, आसमां और भी हैं, जन्नतें और भी हैं. देयर आर मेनी स्काईज एंड मेनी हेवेंस. But knowledge ends not in these surface powers that live upon a ledge in the ignorance and dare not look into the dangerous depths or to stare upward measuring the unknown. ये सारी जो विज्ञान की दृष्टि, मन की दृष्टि, इतना सारा जो इसने बनाया है बहुत अद्भुत है. लेकिन ये सब क्या है? अगर एक लार्जेस्ट व्यू से देखें तो लेज क्या हुआ? एक खिड़की है, उसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन है, वहाँ एक चींटी चल रही है. उतनी जो पावर है उतना ही उसने देखा है. जो रियल पावर, रियल नॉलेज तो अभी आनी बाकी है. और वो एक अल्टीमेट विजन है. 2-3 लाइन और फिर हम लोग रुकेंगे. देयर इज ए डीपर सीइंग फ्रॉम विद इन. एक गहरी दृष्टि है संसार को देखने की. And when we have left these small purlieus of mind, मन की सीमित दृष्टि से जब हम बाहर उठते हैं, a greater vision meets us on the heights, in the luminous wideness of the spirit's gaze. At last, there wakes in us a witness soul that looks at truths unseen and scans the unknown. अंत में ये अंधकार दूर होने लगता है और इस संसार को हम एक भिन्न दृष्टि से देखते हैं. और तब क्या दिखता है संसार? अभी तो हम देखते हैं तो लगता है ये तो स्वप्न है, माया है, कोई कॉज इफेक्ट नहीं है, पैराडॉक्स है, इससे भाग जाना अच्छा है, इल्यूजन है, ट्रिक है. लेकिन एक गहरी दृष्टि में जब देखने लगते हैं तो संसार कैसा दिखता है? देन ऑल एज्यूम्स ए न्यू एंड मार्वेलस फेस. सब कुछ एक नए और अद्भुत रूप से दिखाई देता है. द वर्ल्ड क्विवर्स विद ए गॉड लाइट एट इट्स कोर. इन टाइम्स डीप हार्ट हाई पर्पसेस मूव एंड लिव. लाइफ्स बॉर्डर्स क्रम्बल एंड जॉइन इंफिनिटी. द वर्ल्ड क्विवर्स विद ए गॉड लाइट एट इट्स कोर. संसार की गहराई में एक दिव्य सत्य, एक दिव्य प्रकाश छिपा है और वो आंदोलित हो रहा है, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा है. ये गहरी दृष्टि है. इन टाइम्स डीप हार्ट हाई पर्पसेस मूव एंड लिव. इवन जो चीज बिना कारण की लगती है, मीनिंगलेस, उसके अंदर एक महत् संकल्प, एक महत् प्रयोजन कार्य कर रहा है. लाइफ्स बॉर्डर्स क्रम्बल एंड जॉइन इंफिनिटी. और काल की सीमा, जीवन जो एक सीमित जीवन है, उसकी सीमाएं अचानक टूट पड़ती हैं और वो असीम अनंत के साथ जुड़ जाता है. हम लोग यहाँ रुकेंगे. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक.